हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लासों में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये केवल और केवल एक ही क्लास होगी वर्ग और वर्गमूल की। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्लास में आपकी घन और घनमूल की लूँगा। उसके बाद में इकाई फर्स्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? वैसे बहुत सारे वीडियो हमने डाल दिए हैं, लेकिन आप लोगों से चाहे अपील मानो या रिक्वेस्ट मानो, एक काम करना है। क्या काम है कि आप लोग उन जरूरतमंद लोगों को जरूर ये वीडियोस उपलब्ध कराएं जिनको इन चीज़ों की वाकई में आवश्यकता है। अब किन लोगों को आवश्यकता है और इन चीज़ों की, तो भाई उन लोगों को आवश्यकता जो 6वीं से 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उनको आवश्यकता है। और जिनका गणित संबंधी ज्ञान बिल्कुल जीरो है, यानी बेसिक भी अभी उनका क्लियर नहीं है, और इन उन लोगों को भी ये क्लासें जरूर देखनी चाहिए। उनके लिए ये रामबाण क्लासें साबित होने वाली हैं। और हम जो मेन टॉपिक पे बात करें यानी रीड लेवल 2 जो साइंस मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी है, उनके लिए तो ये रामबाण क्लास रहेगी। उनमें से ही उन लोगों को ये क्लास जरूर देखनी है जो साइंस बायो के स्टूडेंट है, क्योंकि 10th तक सब लोग गणित पढ़ते हैं, फिर 5-7 साल डिस्टर्ब हो जाता है, गणित से बिल्कुल दूरी बन जाती है उन लोगों को। तो फिर इनको वो पूर्णतः भूल जाते हैं इन चीज़ों को, बेसिक को। इसीलिए जब इन बेसिक चीज़ों को आप लोग क्लियर कर दोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन आसान से हो जाएंगे। एक चीज़ लास्ट में आपके सामने और बताने जा रहा हूँ कि जो लेवल 2 का मैथमेटिक्स का पेपर बनता है, उनमें कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी इतने जटिल प्रवृत्ति के क्वेश्चन नहीं आते हैं जितनी आप आशा करते हो। बिल्कुल 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक की बुकों में से ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग शायद एक या दो क्वेश्चनों के लिए इतनी स्टैंडर्ड तैयारी कर लेते हो कि बाकी वाले 5-7 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। तो इतनी भी तैयारी नहीं करनी है आपको। 30 में से 30 मार्क्स भी लाने की इतनी जरूरत नहीं है। आप 25 और 28 के बीच में भी मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलो आज की क्लास को बड़े ही धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं और आप लोग बिल्कुल समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो, हमारी हेडिंग है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। अब वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी सेम संख्या का वापिस उसी सेम संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे अगर मैं 4 का वर्ग बोलूं तो मैं 4 को इस टाइप से लिखूंगा, यानी 4 मेरा आधार है, 2 मेरी घात है। 4 की घात 2 का मतलब है 4 इंटू 4, यानी 4 का 4 से गुणा क्या होता है? 16। वर्ग वर्ग की सामान्य तरीके से परिभाषा ये होती है किसी सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग को इंग्लिश में अपन लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होता है, यानी 4 होता है। ये चीज होती है वर्ग। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा कि कई बार क्या होता है, जैसे 42 का वर्ग क्या होता है। सर अपन कहाँ तक वर्ग संख्या याद करें भाई? हमेशा 1 से लेकर 30 तक आप रट्टे मार लो, उसके बाद सिखाना मेरा काम है। यानी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि वर्ग संख्या विद इन सेकेंड में कैसे निकाली जाती है। आगे बढ़ो। फिर होता है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल को इंग्लिश का वर्जन होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब भाई ये स्क्वायर रूट क्या होता है कि कोई भी संख्या के ऊपर अंडर का साइन, कोई भी संख्या के ऊपर अंडर का साइन क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। जैसे अगर मैं अंडर के अंदर 361 लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है 361 का अभाज्य गुणनखंड विधि से दो दो के जोड़े बनाकर वर्गमूल निकालना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? हमने छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड विधि का अच्छी तरीके से अध्ययन किया। कैसे? तो 361 को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि का फॉर्मेट होता है। फिर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए। रूल्स मैंने पिछली क्लास में बिल्कुल आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। रूल्स में क्या बताए? 2 का, 3 का, 5 का और 11 का। 4 ही रूल्स मैनुअली आप ध्यान रखो, बाकी रूल्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। बस जैसे 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो न तो 2 का जाएगा न 3 का जाएगा। फिर आपको अगर रूल्स से भी काम नहीं हो रहा है तो फिर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में सोचना होगा, यानी अभाज्य संख्याओं पर आपको पकड़ बनानी होगी। आगे देखो, तो 361 का डायरेक्टली हमें पता है क्या होता है, इसका वर्गमूल 19 होता है। कितना होता है? 19। तो डायरेक्ट ये 19 से भी डिविजिबल हो सकता है,
ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दो चीजें हैं, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या था। वर्ग वो होता है किसी सैम संख्या का सैम संख्या से गुणा करना, वर्ग कहलाता है। वर्गमूल होता है कोई भी अंडररूट के अंदर अगर संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से आप दो दो के जोड़े बना दो। अब दो दो के जोड़े, जैसे 19 का 361 में 19 बार और 19 का 19 में 1 बार, तो 19 टू टाइम्स आया, इसका मतलब 19 इसका क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी 19 होगा इसका प्रॉपर वर्गमूल। आगे बढ़ो, ये चीजें नॉर्मल भूमिका के बारे में है, और कुछ चीजें मैं आपको न्यू पेज पे आपको क्लियर करके बताता हूं। देखो नया पेज क्या है, चलो अगले वाली यहां से लेते हैं। इधर 1 से 10 तक आपको पूर्ण रूप से वर्ग संख्या याद होनी चाहिए, चाहे तो याद करो, समझो या फिर रट्टा मारो, कोई भी एक टेक्निक काम लो। अब देखो मैं सबसे पहले 1 का वर्ग लिख रहा हूं, 1 कैसे, कि जब मैं 1 को 1 से गुणा करूं तो उसका मतलब क्या होता है 1, क्लियर। फिर 2 का वर्ग होता है 4, क्यों होता है, 2 का 2 से गुणा, यानी उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आगे देखो 3 का स्क्वायर, फटाफट मैं चीजों को लिख रहा हूं, 9, और इसी प्रकार 4 का स्क्वायर, आप देखना सबको आता है, 1 से 10 तक वर्ग करना सबको आता है, लेकिन अलग क्या है उन चीजों को आप पकड़ करो। 5 का वर्ग 25 होता है, सबको पता है। कुछ चीजें मैं इधर लिख रहा हूं, फिर आपको बिल्कुल सार तरीके से बताऊंगा मैं आपको। 36, फिर 7 का होता है 49, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, बस इससे आगे आपको याद नहीं करना है। 64, 91 और 100, इन 10 टाइप की वर्ग संख्याओं से मैं आपको बहुत सारी चीजें और आपके कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। कैसे, अब देखो न्यू पेन यूज कर लेते हैं, इधर देखो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक नंबर लिख दिया, बेसिक चीजें बिल्कुल आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। मैंने कोई नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, इस संख्या का वर्ग करने पर यह कोई संख्या है, 324 यानी 324 कोई संख्या है। इस संख्या का वर्ग करने पर, इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको पूरी संख्या का स्क्वायर नहीं करना है, आपको पूरी संख्या का स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक का ही वर्ग करना है। कैसे, इकाई का अंक इसमें है 4, तो 4 का वर्ग कर दो, क्या आएगा 16। 16 में भी अब देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है। तो इस संख्या का वर्ग करने पर, मेरी लैंग्वेज को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करें, यानी जो 324 संख्या है उसका आप वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। कैसे आएगा कि आपको इस संख्या का इकाई का अंक ही लेना है, फिर इकाई अंक का ही स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर प्राप्त होने के बाद उसमें से ही अपन को इकाई के अंक को पकड़ करनी है, बस। अब ये चीजें कहाँ काम आएगी, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में उल्टी कर रहा हूं, यानी घुमा फिरा रहा हूं। देखो ध्यान से, जब इसी संख्या का मैं वर्गमूल करूंगा, जब 324 का मैं वर्गमूल करूंगा तो इकाई अंक आने की संभावना क्या रहेगी, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट, वो क्या हो सकती है, तो वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक भी हो सकती है। कैसे, देखो ध्यान से, यानी जब मैं इस संख्या का वर्गमूल करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली आप कैसे पता करें कि इकाई का अंक ये आएगा या वो आएगा, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को ध्यान से देखो और उनके वर्गमूल देखो। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, इन पे देखो 4 कहां कहां पे है, देखो 4 यहाँ पे है, और देखो इधर 4 है इधर, तो इकाई का अंक देखो या तो 8 आ सकता है या फिर इकाई का अंक क्या आ सकता है 2। तो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है आपका, यानी यूनिट डिजिट आपका आ सकता है 2 या 4, क्या आ सकता है 2 या 4, ये चीजें प्रॉपर करनी। अब मैं एक नंबर और लिख रहा हूं, अगर मैं 625 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 625, 625 का वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको 625 का वर्गमूल नहीं करना है, डायरेक्ट इकाई के अंक को देखकर पता करना है कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, यानी पीछे 5 है। अब देखो 5 इन सभी में और इन सभी में 1 टाइम है, कितनी टाइम है, एक ही बार है, तो एक ही बार है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1, 5 आएगा। तो ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर दो
कि कोई भी संख्या है अगर उसके इकाई का अंक 5 है, कोई भी वर्गमूल में संख्याएं लिखी हुई हैं और उसमें इकाई का अंक अगर 5 है, तो आपको डायरेक्टली दिमाग में घुसेड़ देना है चीजों को कि वापिस उसका वर्गमूल करने पर ही इकाई का अंक 5 ही आएगा। ये चीज आपको पता करनी है। और मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, नई चीजें, देखो ध्यान से। नई चीजें क्या है, जैसे कुछ ट्रिक बताता हूं, जैसे वर्ग याद करने के ट्रिक होते हैं ना, 3 टाइप के ट्रिक सीख लो मेरे से आप, बस 3 टाइप के ट्रिक सीख लो, आपका काम तो पक्का, आपका काम तो पक्का। पहले, सबसे पहले देखो, कोई भी अगर संख्या है उनमें सारे 1 1 1 1 यानी कि एक एक की फॉर्म में है, तो उसका वर्ग क्या होगा, तरीकेबद्ध यानी ट्रिक से कैसे होगा। अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं तो सब लोगों को पता है कि 121 होता है, बिल्कुल सही बात है, 121 होता है। जब मैं 111 ट्रिपल 1 का स्क्वायर करूं तो कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं। मैं तरीका बताता हूं आपको, आप डायरेक्टली समझने का प्रयत्न करें। कैसे, देखो, जब भी कोई संख्या प्रॉपर 1 1 की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आपको इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी वर्ग ऐसे ज्ञात करना है। देखो, 1 2 3 टाइम एक आया हुआ है, 1 2 3 टाइम्स एक आया हुआ, इसका मतलब आप क्या करो, 1 2 और 3 लिख दो। क्लियर। फिर 3 को भूल जाओ और 3 के पीछे वाली उल्टी गिनती लिख दो, यानी 2 1। क्लियर। यानी 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 1 का स्क्वायर होगा 1 2 3, फिर 3 से उल्टी गिनती शुरू कर दो, 2 1। और देखो, अगर मैं 4 टाइम 1 कर दूं, अगर मैं 4 टाइम 1 कर दूं और फिर उसका वर्ग ज्ञात करूं, तो वर्ग क्या आएगा, तो 4 है, 1 2 3 4 टाइम्स 1 है, तो आप 1 2 3 4 कर दो, फिर उल्टी गिनती लिख दो, रिवर्स काउंटिंग, यानी 3 2 1। चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगर अभी भी नहीं आई हुई है तो और देखे एक एग्जांपल के थ्रू। इधर देखो, अगर मैं 5 टाइम 1 लिख दूं और फिर उनका स्क्वायर आपको पूछ लूं, कई बार क्या होता है, कोई डायरेक्टली इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, इस टाइप का कोई नंबर दे देता है, फटाफट चुटकियों में सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि भाई इसका वर्ग क्या होगा। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस काम लेना है, बाकी अगर गुणा करोगे ना आप, कम से कम 15 से 20 मिनट लगा दोगे। इधर एक बड़ी संख्या होगी तो बाकी तो 2-3 मिनट तो लगने ही लगने हैं बस। 1 2 3 4 5, तो 5 तक काउंटिंग लिखो, फिर इसकी उल्टी रिवर्स काउंटिंग कर दो आप। उल्टी काउंटिंग क्या होगी, 4 3 2 1, ये होगा इसका स्क्वायर। इस टाइप से चीजों को समझने का प्रयत्न करें। और चीजें देखो, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दूंगा। 1 1 वाली पोजीशन ये होती है, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगी। और देखो, अब मैं 5 वाली बताता हूं, अब मैं कौन सी बताता हूं आपको, 5 वाली बताता। देखो 5 वाली में ध्यान समझो, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा और 35 का क्या होगा। ध्यान से देखो, बिल्कुल आपका इस स्लाइड पे ध्यान होना चाहिए। 55 का क्या होगा, इसी प्रकार 65 और एक लास्ट नंबर लेते हैं और एक और नंबर ले लेते हैं, 105 भी लेते थे। यानी इन संख्याओं का हम लोग वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ही साधारण तरीके से कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। 5 का स्क्वायर इस दुनिया में सब लोगों को पता है कि 25 होता है, तो इधर लिख दो 25। अब देखो 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहां तक भी लोगों को पता होता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, मुझे तो याद है, लेकिन आपको बताता हूं कैसे आया है। इधर देखो, 25 का स्क्वायर का मतलब है सबसे पहले पिछले वाले इकाई का अंक का स्क्वायर करो। आप देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, मैं पेन चेंज करके आपको चीज अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न करूंगा कि इधर इकाई के अंक का आप स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। अब देखो, अगले वाला डिजिट क्या है, 2। इस अंक का आप नेक्स्ट नंबर ले लो, यानी 2 के बाद क्या आएगा, 3, और फिर नेक्स्ट नंबर को इसी नंबर से गुणा करवा दो, यानी 2 2 का अगले वाला अंक आएगा 3, फिर 3 का मैं 2 से गुणा करवा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इधर 6। और देखो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 के स्क्वायर के लिए आपको यूनिट डिजिट का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। क्लियर, यहां तक मुझे समझ में आ गया है। अब सर आगे कैसे करें, आगे तरीका ये वाला अपनाना है।
3 के नेक्स्ट नंबर कौन होगा, 3 के अगला नंबर आपका होगा 4। क्या होगा, 4। फिर अगले नंबर को उसी नंबर से गुणे करवा दो, यानी 4 का 3 से गुणा होगा 12 है। क्या होगा, 12 है। तो 1225 35 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आप देखो 65 का, क्या देखो 65 का, 65 का कैसे करोगे, सबसे पहले आप इकाई के अंक का स्क्वायर करो, यानी जब मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे 25 मिलता है, तो इधर 25 लिख दो। क्लियर। अब आगे कैसे करें, आगे हमारे पास है 6, 6 से अगले नंबर कौन सा है, 7। अब 7 को 6 से आप गुणे करवा दो, यानी 6 7 42, आगे लिख दो 42। क्या लिख दो, 42। बस यही चीज करनी है, और कुछ नया आपको करना ही नहीं है। आगे देखो एक और बड़ा नंबर है 95। 95 को कैसे करें, तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है 25। फिर अगला देखो 9 से अगला नंबर कौन आता है, 9 से अगला नंबर मेरा तो 10 आता है। अब 10 को 9 से गुणे करवा दो, यानी 90 आएगा। क्या आएगा, 90। अब 90 इधर लिख दो, 90 25 इसका हो जाता है प्रॉपर उत्तर। अगर आपको ट्रिक नहीं आएगी तो आप इस टाइप से करोगे 95 इंटू 95, तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा और एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल लिमिटेड टाइम मिलता है आपको। और देखो चीजें, अब देखो 105, अब कैसे करें भाई, अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इकाई वाले डिजिट को ही आपको देखना है, जो इकाई का अंक 5 है उसी को आपको देखना, बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब 10 का अगला नंबर है 11, 11 को 10 से गुणा करवा दूं तो 110। मैंने एक चीज आपको क्लियर की कि जब भी ऐसी संख्याओं का गुणा करवाना है, एक नंबर प्रॉपर है और एक नंबर के साथ 1 और उसके साथ बहुत सारे जीरो है, तो 1 को उसी नंबर से गुणा करवा दो और फिर जीरो को काउंट करके आगे इस टाइप से सीक्वेंस वाइज लिख दो। कैसे देखो, यानी 11 का 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 11, आगे एक जीरो तो एक जीरो, इसी प्रकार यहाँ 110, यानी पूर्ण नंबर हो जाएगा 110 25 इसका। सेकंड चीज क्लियर हो चुकी है। अब थर्ड चीज के बारे में अध्ययन कर रहा हूं, ये चीज आपको बिल्कुल वैदिक मैथमेटिक्स से पढ़नी होगी, इसके अलावा कोई दूसरा आपके पास उपाय है भी नहीं। करेंगे क्या, ऐसा आगे देखो, नई स्लाइड लेते हैं, इधर देखो। अब देखो एक एक नंबर है, इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन कर लिया, और जिस संख्या के पीछे इकाई का अंक 5 है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया। अब दुनिया की बहुत सारी संख्याएं हमारे पास बची हैं, उनका हम अध्ययन कैसे करेंगे। देखो जैसे कोई नंबर ले लिया 13, 13 का स्क्वायर करके बताओ। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 169 होता है। अब होता कैसे है कि 13 को 13 से गुणा कर लो, 169 आता है, ये तो हम सबको पता है। तो आप नया क्या बताओगे, मैं नया ये बताता हूँ, वैदिक गणित का एक सूत्र होता था, अब तो राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है, पहले ऐसी चैप्टर चलता था। वैदिक गणित में क्या होता था, किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए, ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा अभी समझने में, लेकिन जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो फट चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे इन सवालों को। आगे देखो, जैसे 13 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको इसमें इकाई का अंक और दाई के अंक का पता करना। इकाई का अंक मेरा है 3 और दाई का अंक मेरा है 1। इकाई का अंक मेरा है 3 और दाई का अंक मेरा है 1। अब देखो इधर 3 कॉलम बनाने, इधर कितने कॉलम बनाने, 3 कॉलम बनाने। अब ध्यान से देखो, इकाई का अंक जो है उसका स्क्वायर इधर रख दो, इकाई का अंक जो है इसका स्क्वायर इधर रख दो। फिर देखो इकाई दाई और उसके ऊपर जो स्क्वायर है, तीनों को गुणे की फॉर्म में रख दो, और फिर लास्ट में दाई का अंक है उसका स्क्वायर कर दो। बात समझ में नहीं आई, अभी तो नहीं आई, 50% यही और 50% आगे आपको आ जाएगी। कैसे देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, बिल्कुल है। अब तीनों को गुणा करवाओ, पीछे बचेगा 6, और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब देखो ओब्लिक को हटाते जाओ और बाकी चीजों को पास पास लिखने का प्रयत्न करो, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। एक और एग्जांपल लेकर अपन और बेहतर ढंग से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो ध्यान से, आपके जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं ये, चाहे आप गणित के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, लाइफ में काम आने वाली चीजें ये। और बताता हूं मैं आपको चीजें। देखो चीज क्या है, जब मैं 24 लेता हूं, नेक्स्ट नंबर क्या लेता हूं 24, बिल्कुल जीरो माइंड करके आप समझने का प्रयत्न करें। यानी 24 का स्क्वायर क्या होता है, हमने एक सूत्र सीखा कि 3 कॉलम बना दो सर, मैंने 3 कॉलम बिल्कुल बना दिए। अब इकाई का अंक इधर है 4, इकाई का अंक इधर क्या है 4, और इधर क्या है दाई का अंक, भाई इकाई दाई, और धीरे धीरे सैकड़े का भी अंक आएगा, उनका भी तो सॉल्यूशन मिलेगा। पहले आप छोटे नंबरों को सीखने का प्रयत्न करें, फिर बड़े नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आगे देखो,
यानी इधर इकाई का अंक का स्क्वायर करना, इकाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो। क्लियर, आगे बढ़ो। फिर इकाई दाई और फिर स्क्वायर तीनों को गुणा करवा दो, यानी मेरा दाई ये है, इकाई ये है और स्क्वायर मेरा 2 है, स्क्वायर तो हमेशा 2 ही रहेगा। फिर दाई के अंक का स्क्वायर कर दो। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, आगे देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर, आगे देखो इधर आ गया 4। अब क्या करेंगे, अब होता ऐसा है कि इधर अपन को एक ही नंबर लिखना है और इधर वाला नंबर इधर क्या कर देना है, दाई वाला नंबर इधर प्लस कर देना। तो क्या कैसे करेंगे, इधर 6 का 6 और इधर वाला 1 इधर प्लस कर देंगे, इधर 17 और इधर 4 का 4। अब वही बात वापिस आ गई, इधर 6 है, इधर 2 नंबर आ गए, इधर वाला नंबर तो इधर रख दो इकाई वाला और दाई वाला इधर क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 4 और 1 क्या हो जाएंगे 5। अब सब में एक एक डिजिट आ गया, इसका मतलब तीनों को क्या कर दो, पास पास की फॉर्म में रख दो। तो 576 24 का आंसर आएगा। और चीजें देखो, जैसे नया एग्जांपल लेते हैं, पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद में कुछ सेकंड ही आपको इनको सॉल्व करने में लगेंगे। क्लियर, आगे बढ़ो। जैसे और एग्जांपल लेता हूं 41 वाला, कौन सा 41 वाला, आगे देखो। अगर मैं 41 का स्क्वायर करूं विद इन सेकेंड में, कैसे करूंगा, आपको इकाई के अंक का स्क्वायर लेना है, इधर तीनों का गुणा करवाना है, यानी 4 इंटू 1 इंटू 2 इन तीनों का। क्लियर, और इधर आप दाई के अंक का स्क्वायर करा दो, इधर 1 और इधर देखो 4 का 1 का 2 का गुणा होता है आपके 8 और इधर हो जाएगा 16। सबको पास पास लिख दो। अब ये वाला 2 डिजिट है, इधर तो 2 रहो चाहे 3 रहो 4 रहो वहीं रहेंगे, कहां जाएंगे बेचारे। तो हमारा प्रॉपर उत्तर हो जाएगा 1681। और एक लास्ट एग्जांपल के साथ मैं नई चीजों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। लास्ट फाइनल एग्जांपल क्या है, 84 ले लूं, क्या ले लूं 84। 84 में देखो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, इधर यूनिट डिजिट का, फिर क्या करो तीनों का गुणा करवा दो, इधर 2 इधर 4 इधर 8, इधर 2 इधर 4 इधर 8 और फिर लास्ट में आप 8 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होगा 16। क्लियर, और इन तीनों को आपस में गुणा करवा दो, 8 4 32, 32 दूने 64 और इधर 8 का स्क्वायर ऑलरेडी 64 होता ही है। आगे देखो 2 डिजिट है तो 1 डिजिट ले लो, इधर वाला 1 इधर प्लस कर दो, इधर हो जाएंगे 65, इधर हो जाएगा 64। आगे देखो इधर 6 है, इधर 5 का 5 रहेगा, ये वाला 6 इधर प्लस हो जाएगा। ये पूरी भाई वैदिक मैथमेटिक्स है, यानी मानस गणित है। प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुए वो इस गणित का यूज करते थे। आगे देखो 6 और 64 कितने होंगे 70। हमारा प्रॉपर उत्तर आ जाएगा 70 56। क्लियर, अब मैं नए मुद्दे पे बात करता हूं, आगे बढ़ते। देखो नई चीज क्या है आगे देखो, दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण संख्या। चलो इससे पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, अपन मैन प्रस्तावनी पे बात करते हैं। मैन प्रस्तावनी क्या, देखो एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। सबको पता है वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करना, वर्ग कहलाता है, यानी भुजा इंटू भुजा। तो ये वर्ग संख्या हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर ली है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ो और सब दिखा देता हूं, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ दिखा देता हूं। 8th क्लास की ये पीडीएफ है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास, इधर देखो, क्या आप जानते हैं, यू नो दैट, आप जानते हैं क्या, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, हम कैसे जानते हैं। देखो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं आपको 2 चीजें क्लियर करवा देता हूं। पहली चीज तो ये है, देखो जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 2, जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 2, ध्यान से समझने का प्रयत्न करें, 2 3 7 8, 4 चीजें मैंने बोर्ड के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दी है। जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, तो वो संख्या दुनिया में कभी पूर्ण वर्ग संख्या की कैटेगरी में नहीं रखी जाती है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं।
एक नई चीज हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो पूर्ण संख्या होती कौन सी है? तो जिस संख्या का इकाई का अंक, यानी आपको 0 से 9 तक के अंकों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस संख्या का इकाई का अंक एक, जिस संख्या का इकाई का अंक एक, फिर उसके बाद 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4, 5, 6 और 9 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो, वो संख्याएं हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं की कैटेगरी में रखी जाती हैं। ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, यानी प्रॉपर स्क्वायर होगी पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब भाई जीरो कहां जाएगा? 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में मैंने अध्ययन कर लिया है, लेकिन अब जीरो का क्या करें? जीरो के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर किसी संख्या के पीछे अगर शून्यों की संख्या विषम है तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, और सम है तो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये चीज क्लियर करनी होगी। यानी जीरो अगर सम की कैटेगरी में है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये बात अपन कह सकते हैं और बिल्कुल सहमत है। पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर शून्यों की संख्या विषम है, वो सम और विषम कैसे होती है? अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे 1000 लिख दूं, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनके पीछे शून्यों की संख्या विषम है। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और अगर विषम है तो वो नहीं, और सम है तो वो होगी। पूर्ण वर्ग नहीं, कभी भी नहीं हो सकती है। ये चीजें हैं पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने की। अब देखो, अब बिल्कुल आसानी से इन सवालों को आप सरल कर लोगे। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? देखो 7 है पीछे, 7 होगी या नहीं होगी? ये नहीं वाली है, पूर्ण वर्ग नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती। और देखो इधर 9 है, 9 वाली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यस। इधर देखो इसके पीछे 3 है, नहीं हो सकती। ऐसे आप क्रॉस कर सकते, इलिमिनेट कर सकते हो। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कुछ सेकंडों में इनके आंसर देने होते हैं। ये तरीका काम है। यूं नहीं कि आप अबाजी गुणनखंड करो, फिर 2 का भाग दो, 3 का भाग दो, टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका। इधर देखो 8 है तो नहीं हो सकती, इधर देखो 2 है, बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इधर 1 है तो हो सकती है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी चीजें और देखते हैं, देखो नई चीजें देखते हैं। ये वर्ग संख्या लिखी हुई है 50 तक, आपको सिर्फ 20 तक याद करनी है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका माइंड काम करे तो 30 तक याद कर लेना। बाकी मैं तो खुद 20 तक याद करता हूं, बाकी विद इन सेकेंड में निकाल लेता हूं। किस विधि से? वैदिक विधि से। किस विधि से? वैदिक विधि से। ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। आगे देखो, निम्नलिखित संख्या का 1 पर समाप्त होती है, ऐसी कौन संख्या जो 1 पर समाप्त होती है? ये देखो कुछ संख्या लिख दी है, ये तो फालतू का फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ है नहीं। अपन लोग नई क्वेश्चनों में कर लेंगे। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, इधर देखो। और देखो निम्न में से कौन सी संख्याएं, इस पे बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 आएगा? अब करना क्या होगा, इन संख्याओं का आपको स्क्वायर लेना होगा, यानी 19 का स्क्वायर करो, फिर आगे हैं जैसे 36, 24, इस प्रकार से। यानी आपको यही पता करना है कि कौन सी संख्याएं इकाई स्थान पर 6 आएगा। तो आपको करना क्या, इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात है भाई। इकाई स्थान पर 5 आएगा तो इकाई अंक जो भी है उसका स्क्वायर कर दो। इकाई अंक पर 3 आएगा तो इकाई अंक 3 का स्क्वायर कर दो, अपना आप रिजल्ट पता चल जाएगा। यानी जब मैं 9 का स्क्वायर करवाऊं तो क्या आता है? 81। हो सकता है? नहीं होगी। इधर देखो 24 का स्क्वायर है, 4 किसके? 4 का स्क्वायर क्या होता है? यानी आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। 16 होता है। आगे देखो 6 का स्क्वायर, बिल्कुल 36 होता है। क्लियर? 6 का तो 20, 36 और 4 का 16। तो ये चारों संख्याएं आपकी इकाई के स्थान पर 6 पर समाप्त होगी, और पहली वाली संख्या इकाई स्थान 6 पर समाप्त नहीं होगी। ये चीज पता करनी। आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा? देखो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और चलो भाई इधर देखो, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उस संख्या के इकाई के अंक का आप स्क्वायर कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इकाई का अंक क्या आएगा। देखो इधर 4 है, मैं 4 का स्क्वायर करूं तो इस दुनिया में हमेशा 16 उत्तर देता है। तो वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा।
7 है तो 7 का स्क्वायर हमेशा होता है 49, और 9 में इकाई का अंक क्या है, इधर 49 में भी इकाई के अंक पर ध्यान देना आपको, यानी इधर भी इकाई का अंक क्या है, 9 है। क्लियर। आगे देखो, 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 64, और इकाई का अंक क्या है, 4 है। क्लियर है इन चीजों के बारे में आप। 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। बिल्कुल क्लियर बात है। 2 का देख लो, 4 आएगा, 36 6 आएगा। ये चीजें नॉर्मल सी हैं। सवाल में प्रॉब्लम कहां आएगी कि संख्या का वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, वहां प्रॉब्लम खड़ी होगी, यहां कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। आगे देखो, और कुछ चीजें देख लेते हैं। निम्नलिखित, देखो मैं सारे ले रहा हूं, जो भी प्रयास करने वाले, यानी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे सवाल लेकर मैं इस वर्ग और वर्गमूल जैसी बीमारी का आपके सामने इलाज कर दूंगा। ध्यान से देखना। निम्नलिखित में किस संख्या, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या में होगी। अब देखो भाई, अगर मैं इस संख्या का वर्ग करूं, अगर मैं इस संख्या का वर्ग करूं तो मुझे टाइम लगेगा। तो ये बोल रहा है किस संख्या का वर्ग सम संख्या विषम संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो दो चीजें आपको क्लियर कर लेनी है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। दो चीजें मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, आप ध्यान से उनका अध्ययन करना। यानी क्या है कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग क्या होती है, सम। तो विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग क्या होती है, संख्या का वर्ग विषम। बस नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात है नहीं हमारे पास। इधर मुझे बताओ 727 सम है या विषम है, विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। बात क्लियर। बस आगे बढ़ो। 158 सम है, सम संख्या का वर्ग सम ही होगा। इधर विषम है तो विषम का वर्ग विषम। बिल्कुल, अब सारे लोगों के सामने ये चीजें क्लियर हो गई होगी। 1980 क्या है, 1980 सम संख्या, इसका वर्ग भी क्या आएगा, सम संख्या। अब एक नया सवाल है। नया सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने में शून्यों की संख्या क्या आएगी। बिल्कुल अच्छी बात। अब देखो काम क्या करना, जब भी आपको शून्यों की संख्या पूछे तो जितने शून्य वहां प्रश्न में मौजूद है उनसे डबल कर दो। क्या कर दो, डबल कर दो। इधर 1 है तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2। इधर 2 है तो शून्यों की संख्या 4। यानी जब भी किसी संख्या का वर्ग करता है तो उसको क्या करता है, डबल ही करता है ना। 2 इंटू 2 करता है 4 ही आता भाई, और क्या आता है। आगे बढ़ो, बस नेक्स्ट पेज लो। कुछ और रोचक प्रतिरूप, वाह भाई, पैटर्न होता है। 5वीं क्लास तक हमने पैटर्न के बारे में अध्ययन किया। आगे आप रीजनिंग में पैटर्न को पढ़ेंगे, बाकी पैटर्न ऐसा नहीं होता है। देखो मैं कुछ अलग चीज है तो आपके सामने क्लियर कर दूं, वरना ये नॉर्मल सी चीजें तो आप खुद को भी आसानी से आ जाएगी, कोई नई चीज नहीं। आगे देखो, वही बात। अब देखो प्रयास कीजिए, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है। क्या आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती हैं। डू यू नो अबाउट नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर एंड इंटीजर्स। प्राकृत संख्या वो होती हैं जो इस दुनिया में एक से चलकर अनंत तक चलती है, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। इसका सीक्वेंस पता कर लो, काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी सबसे पहले दुनिया में पूर्ण संख्या आई, उसके बाद में प्राकृत आई, और उसके बाद में इंटीजर्स आई। फिर धीरे धीरे इनका रूप बढ़ता गया, फिर परिमेय संख्या, उसके बाद में बहुत सारी संख्याएं आती रहेगी। हमारा बोर्ड इधर समाप्त हो चुका है। 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, और 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या। मेरे बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसा काम करेंगे कि 9 का स्क्वायर कर देंगे, एक साइड लिख देंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे, उसको भी एक साइड लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, उनके बीच वाली संख्याओं को काउंट करेंगे। क्या भाई कोई लंबा एग्जाम देना, आपको 4 घंटे मिलेंगे, सबको 3 घंटे, तो आपको भी 3 घंटे ही मिलेंगे। तो करना क्या, देखो ट्रिक बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो संख्याओं के वर्गों के बीच में अगर आपको कोई संख्या काउंट करनी है, तो एक डायरेक्ट सा छोटा सा फॉर्मूला है एन स्क्वायर। क्या है, एन स्क्वायर। इधर कि 9 का स्क्वायर, पहले मैं पूर्ण रूप बताता हूं, फिर इसका शॉर्टकट टर्म बताता हूं। देखो 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है, बिल्कुल सबको पता। आप देखो 10 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, यानी इसको आप लिख दो एन स्क्वायर, और इसको लिख दो n+1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख दो, n+1 का, यानी 9 का स्क्वायर और 9+1 यानी 10 का स्क्वायर। क्लियर। और 10 का स्क्वायर होता है, दो तरीके बताता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना लेना। बस 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, या तो आप 100 में से 81 कर दो,
पीछे बच जाएगा आपके 19। क्या 19 उत्तर सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो इधर 81 और 100 के बीच वाली संख्याओं की बात करें, यानी ना तो 81 को काउंट करना ना 100 को काउंट करना, उनके बीच वाली संख्या लो। तो मैं अगर 81 को मिस कर दिया तो मैंने 100 को काउंट किया, तो एक नंबर और माइनस कर दो, पीछे बचेंगे 18। कितने बचेंगे? 18। ये चीज करनी, यानी फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले पे बात करता हूं, यानी 2n होता है। जब भी आपको एन स्क्वायर और n प्लस वन का स्क्वायर के रूप में किसी चीज की बात की जाती है, यानी दोनों संख्याओं के बीच के वर्ग संख्याओं की बात की जाती है, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखनी है, 2n। क्या रखनी है? 2n। यानी अगला सवाल देखो, डायरेक्ट करता हूं मैं। 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 11 क्या है? एन स्क्वायर है। 12 क्या है? एन प्लस वन का स्क्वायर है। डायरेक्ट आंसर देता है 2n, यानी 2 इंटू 11 कर दो। आप चाहे काउंट करोगे या ना करो, मेरे तो 22 आ गए इधर। ये काम करना बस। अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच में संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी प्रॉपरली बेस से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इन चीजों के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई, जिस संख्या के पीछे इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, और शून्यों की संख्या विषम हो, उसी को भी हम इसी कैटेगरी में डाल देंगे। बाकी सारी संख्याएं शून्यों की संख्या विषम, एक, फिर 2 3 को हटाते रहो, 4 5 6 और 9, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। आगे देखो, क्या युग्मों के बीच की संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। देखो इन युग्मों के बीच की संख्याओं की बात करा, यानी 100 का स्क्वायर और 101 का आप स्क्वायर करो। सबसे पहले तो खुद कर लेना आप, 100 का स्क्वायर करो तो 2 जीरो प्लस कर दो, और देखो 40 और 101 का स्क्वायर कर दो। ये भी कोई नई बात है नहीं, आप उस टाइप से भी कर सकते हो। किससे? मैंने जो वर्ग मूल वैदिक गणित वाला मेथड बताया उसी से भी कर सकते हो। फिर उनके बीच में देखनी है कि कितनी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कितनी संख्याओं के पीछे 2 3 7 8 है, उनको हटा दो, बाकी सारी संख्याओं को आप कवर अप कर दो। अगला देखो, विषम संख्याओं का जोड़, आगे सवाल में करवा दूंगा आपको, ध्यान से आप तो देखते रहो बस। अब देखो, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये बार बार ऐसी चीजें आ रही हैं, मैं आपको और बताता हूं। देखो, निम्नलिखित संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, बताओ। जिसके पीछे 1 है वो पूर्ण संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो यही चीज ध्यान करो, 2 3 7 8 को दिमाग में ला लो, और 0 विषम है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, बाकी सब क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं। अगर किसी संख्या के पीछे मौजूद ये सारे नंबर हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग होगी। देखो अब देख लो, खुद छंटनी कर सकते हो, हम लोग नई चीजों पे बात करते हैं। देखो आगे बढ़ो, कुछ और प्रतिरूप, कुछ और प्रतिरूप। देखो ये फॉर्मेट, देखो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब भी कोई संख्या इस फॉर्म में है और इसका स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्टली तरीका अपनाओ कि 1 2 3 4 5 और 6 संख्या, यानी 1 1 1 1 1 कितनी टाइम है? 6 टाइम है। इसको स्क्वायर करने के लिए आप 1 से 6 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6, फिर इसकी रिवर्स काउंटिंग करो। 5, देखो 5 4 3 2 1, बस ये इतना बड़ा इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आगे देखो, एक और बता देता हूं मैं आपको, उपयुक्त प्रतिरोध का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं ना। भाई तकलीफ आएगी। देखो वैसे आप देख सकते हैं इन चीजों को, ये क्या है? देखो ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 6 7 का स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मेट है ऐसा, इन चीजों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैंने 3 चीजें बताई, उन्हीं को आप ध्यान करो, बिल्कुल आपके 100% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगली बात करते देखो, ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पर्सन में, मूल प्रश्नावली में आ जाएगा। 5 वाले की भी बात कर ली अपन ने। अब देखो, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं? पाइथागोरियन त्रिक। इधर देखो, बस नए फेज पे बात करते हैं पाइथागोरस त्रिक के बारे में। एग्जाम में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है, जिसका एक समूह आपको प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ होगा। बस और कुछ नहीं करना। देखो मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं, जैसे 3 नंबर लिख देता हूं, 4, एक ही नंबर लिख दिया पहले मैंने, ये 4 एक पाइथागोरियन त्रिक है। अन्य 2 त्रिक ज्ञात करो, अन्य 2 त्रिक निकालो।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट इंग्लिश में बोलते हैं। अन्य दो त्रिक निकालो। अब अन्य दो त्रिक निकालने के लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, क्या है कि एक तो 2m, हमेशा पाइथागोरियन त्रिक इसी टाइप में होते हैं, 2m एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं। इन चीजों को आप ध्यान से अध्ययन कर लो। जब भी पाइथागोरियन त्रिक का सवाल आएगा आपको इसी टाइप से उत्तर देना होगा। यानी एक समूह तो ये खुद है, यानी 2m वाला तो ये खुद 4 है, यानी 2m इज इक्वल टू तो क्या होगा 4। एक तो ये खुद है, अन्य दो निकालने तो यहां से m की वैल्यू निकालनी होगी। m की वैल्यू अपन समीकरण के हिसाब से निकालेंगे, यानी m इज इक्वल टू 4/2 और m इज इक्वल टू कितना आएगा 2। अब देखो, अब m का मान रख दो, इधर m स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो तो आपके उत्तर आएगा 4 + 1 = 5। इधर है m स्क्वायर माइनस 1, यानी आपको लिखना है 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 - 1 आ जाएगा 3। तो हमारे तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन होंगे, एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 5। यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, यानी बचपन में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सबको पता है। होता क्या देखो, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा पर में भी हमने 9th क्लास में अध्ययन किया है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये चीज होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज देखो। यानी इन तीनों का अगर मैं स्क्वायर करूं, इन तीनों का अगर मैं स्क्वायर करूं और किन्हीं दो नंबरों को एक साइड रख के जोड़ दूं और एक नंबर को उधर रख दूं तो दोनों चीजें आपस में बराबर। कैसे देखो, 3 का स्क्वायर देखो 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 21। इन दोनों नंबरों का प्लस इसके बराबर आएगा, इन दोनों नंबरों का प्लस किसके बराबर आएगा 25 के इक्वल टू में आएगा। यही पाइथागोरियन त्रिक होता है, यानी आपको कर्ण स्क्वायर वाली सीक्वेंस दिमाग में घुमानी होगी। नई चीज देखते देखो, निष्कर्ष आगे बढ़ो और देखो भाई, अच्छा इधर अपन की प्रश्नावली पे बात करते हैं। देखो अच्छा 6.3 पे आ गए अपन, 6.1 पे चलते हैं। सबसे पहले कहां चलते हैं, 6.1 के बारे में अध्ययन करते हैं। ये भी 2, ये भी 2, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा ये रही 6.1। इधर देखो भाई 6.1 क्या होती है। चलो भाई 6.1 के बारे में बात करते हैं। इधर देखो नॉर्मल से सवाल है, ध्यानपूर्वक तरीके से अध्ययन करेंगे। बाकी मैंने सारे सवाल आपको क्लियर कर दिए एग्जाम्पल में, लेकिन कुछ अगर अलग से सवाल होंगे, बाकी मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, अलग से सवाल होंगे तो ही अपन अध्ययन करेंगे, वरना सेम सवाल को फटाफट करके छोड़ देंगे, फटाफट करके छोड़ देंगे। देखो ध्यान से, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या हो गए, यानी किसी भी संख्या, यानी दुनिया में मौजूद कोई भी संख्या, जैसे 799 है, अगर 799 का मैं स्क्वायर करूंगा, यानी 799 को 799 से गुणा करवाऊं तो मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है किसी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए उस संख्या के इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो, उस संख्या के इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो और फिर जो इकाई का अंक प्राप्त होता है वही उसी संख्या का इकाई का अंक आएगा। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1। जब भी किसी संख्या का वर्ग करो तो उसके इकाई के अंक का वर्ग कर दो और फिर इकाई के अंक के वर्ग करने के बाद जो आपको इकाई का अंक प्राप्त होता है वही आपका इकाई का अंक होता है। सभी सवालों में इसी टाइप से करना आपको। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 में इकाई का अंक क्या है 5। क्लियर, आगे बढ़ो। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, बताना बस, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है या नहीं होती है, जिस संख्या के पीछे मैं बार बार चीजें बोल रहा हूं आपको ध्यान से समझने का प्रयत्न करना, यानी 2, 3, 7, 8 और शून्यों की संख्या विषम, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। देखो इस प्रकार से छांट लो आप के पीछे 7 है तो मैंने लिख दिया 2, 3, 7, 8 और 0 विषम, यानी शून्यों की संख्या विषम है तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। इधर क्या है 7 है, हो सकती है बिल्कुल नहीं हो सकती। इस टाइप से आप छंटनी कर लो, एक और नंबर ले लो।
इधर शून्य की संख्या विषम है तो नहीं हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या। इधर देखो 2 है, नहीं हो सकती। इधर देखो विषम है, नहीं हो सकती। इधर देखो 8 है, नहीं हो सकती है। इधर देखो 3 है। अच्छा, ये खुद ही बोल रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको तो बस कारण बताना, कारण ये ऊपर लिख रखा है, देखो रीजन ऊपर लिख रखा है बस। अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है और सम संख्या का वर्ग ऑलवेज सम संख्या ही प्राप्त होता है, ये चीज ध्यान करनी। इधर विषम संख्या, इसका आप वर्ग कर दो विषम संख्या। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें बताता हूँ। आपको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। और चीजें मैं सम का बता रहा हूँ, 12 का क्या होता है, 144 होता है। देखो इधर सम है तो सम का वर्ग सम ही आ रहा है और विषम का वर्ग क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। आगे देखो, एक फॉर्मेट दे रखा है, यानी कोई प्रतिरूप दे रखा है। इन चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। देखो इधर है 11 का 121, इधर देखो 101 का स्क्वायर है तो 102 डाल दिया, फिर 01। नॉर्मल सी तरीका है, रीजनिंग का क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ो, अगला वाला मैं शायद इसके नीचे देख लूं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखो, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा भी नॉर्मल ही है, ऊपर लेते हैं सवाल को। आ देखो छठा, देखो इसमें क्या करना है, छठे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताता हूं। इधर देखो 3 नंबर दे रखे, तीनों का स्क्वायर है तो इसके बराबर है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर फिर 4 होता है, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9। इन सबको प्लस कर दो, बराबर में ये आएगा। देखो 9 इज इक्वल टू 9, और कुछ नहीं करना। और देखो देखो ये वाला देखो ध्यान से, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो मुझे 21 के स्क्वायर के बराबर आ जाए, यानी 21 का स्क्वायर होता है 441। इन दोनों को प्लस कर दो, 6 और 5 11, 2 और 3 और 1 4, प्लस इधर वाली संख्या का भी आगे स्क्वायर कर दो। आपको पता नहीं लगेगा अभी तक कि बीच में संख्या क्या आएगी। बस एक तकनीक काम लो आप कि 441 इधर वाले समीकरण इधर ट्रांसफर करो और इधर इस बॉक्स का स्क्वायर क्या आएगा, पीछे बचेगा 400, यानी बॉक्स इज इक्वल टू अंडर 400, और 400 का मतलब होता है 20, यानी इधर क्या आएगा 20। आपका काम पक्का इस टाइप से करना, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और देखो योग सक्रिय किए बिना निम्नलिखित को ज्ञात करो। अब भाई ये कोई संभव हो सकता है किसी संख्या को बिना जोड़े आप बता सकते हो कि ये संख्या कितनी है। ऐसा संभव हो सकता है केवल कहां, जब विषम संख्याएं क्रमबद्ध रूप में लिखी गई हैं तो अपन बिना संख्याओं को जोड़े पता कर सकते हैं कि उन संख्याओं का प्लस यानी योग या जोड़ क्या होगा। आगे देखो, पहले अपन चीज को रब कर देते हैं। इधर देखो रब करके चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। योग सक्रिय किए बिना निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करो। यह केवल विषम संख्या में होता है। विषम संख्या भी क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से एक के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में कंटिन्यूसली 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इस टाइप से चलना। तो आपको देख लेना ये कितनी है, 1 2 3 4 और 5 है। कितने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। कहने का मतलब एक सूत्र होता है, इस टाइप की कोई संख्या है तो आप एन स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, एन स्क्वायर की कैटेगरी में लिख सकते हो। तो 5 का स्क्वायर आएगा 25। क्लियर। आगे देखो इन सबको काउंट कर दो, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। सबको प्लस कर दो आप, 1 + 3 + 5 + 7 सबको प्लस करो, 100 ही आएगा बस। अगला सवाल देखो इसका उल्टा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, यानी इस टाइप से लिखना। जो क्वेश्चन 7 है इस टाइप, 8 को 7 की फॉर्म में लिखना और 7 को 8 की फॉर्म में लिखना है। 49 को 7 विषम संख्या, देखो कैसे लिखो, यानी 7 बार ही प्लस के रूप में लिखना, 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस देखो कितने 1 2 3 और 4 टाइम, फिर लिख दो 9। अब इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर यानी 7 टाइम्स लिखना। अच्छा, +11 + 13 इन सबको प्लस कर दो आप, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 49 आएगा। क्या आएगा 49 49 आएगा। आगे देखो
121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, यानी 121 को 11, यानी आपको क्या करना है, 11 बार 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, इस टाइप से सीक्वेंस को चलाना है और लिखना है, आपका आंसर प्रॉपर वैसे प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या, यानी दोनों संख्या, एक तरीका बताया मैंने आपको कि इस टाइप के सवालों को सिर्फ आप 2n वाले फॉर्मूले से ही सरल करोगे। यानी जब मैं इस संख्या का वर्ग करूं, देखो सिंपल से मैं आपको अलग से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवाता हूं, नई स्लाइड लेते हैं, इधर देखो, यानी कोई भी दुनिया की दो संख्या मैं ले रहा हूं 12 का स्क्वायर, इधर ले रहा हूं 13 का स्क्वायर, दुनिया की दो संख्याएं हैं 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो एक सूत्र है, इधर मैं इसको n का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं n प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इधर मैं n का स्क्वायर लिख सकता हूं, इधर मैं n प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इन दोनों का फाइनली जो रिजल्ट प्राप्त होता है बीच में निकालने वाला, वो होता है 2n। क्या होता है? 2n। अब देखो n क्या है, मेरा n तो 12 है इधर, तो इधर भी मैं 12 पुट कर दूं, यानी 2 इंटू 12 इज इक्वल टू हमेशा 24 आएगा। अब ये 24 कहां से आ गया, मैं आपको पूरा विस्तृत बताता हूं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, सबको पता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्या होता है? 169। अब देखो, अब दोनों नंबरों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? दोनों नंबरों के बीच में 24 संख्याएं हैं, और वो 24 संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो 24 संख्याएं 145 से लेकर 168 तक हैं। यानी ना तो आपको 144 को काउंट करना है और ना ही आपको 169 को काउंट करना, दोनों के बीच में कितनी संख्या है उन्हीं के बारे में आपको अध्ययन करना है। 5 मिनट और देख लो आप चीजों को, उसके बाद में क्लास को समाप्त कर देंगे अपन लोग। आगे देखो, इधर देखो, प्रतिरूप के बारे में, त्रिकोण के बारे में अध्ययन कर लिया। एक चीज देखो ध्यान से, हल्की सी है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो जिनका इकाई का अंक क्या है? 5 है। जिनके इकाई का अंक 5 है, देखो जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो उन संख्या का वर्ग करने पर ही आपको हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। चाहे दुनिया की कोई भी संख्या उठा के देख लो, सभी का इकाई का अंक 5, तो उसका स्क्वायर करने पर भी आपको 5 ही प्राप्त होगा। सब में 5 ही आएगा, कोई नई चीज नहीं है ऐसी। अगले पे बात करते हैं, मैं फटाफट 6.2 को खत्म कर देता हूं। 6.2 छोटी सी है, 6.2 इधर देखो, ये देखो 6.2। दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो बच्चों वाले क्वेश्चन है और एक आपके एग्जाम के लाइक क्वेश्चन है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इधर देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो, सबको पता है कैसे करते हैं। अगर वो भी तरीका पता नहीं है तो सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करना सबको आता है। देखो 35 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लोगे, यानी 35 का स्क्वायर होता है लास्ट वाली संख्या का आप स्क्वायर कर लो, कितना आएगा? 25। और इसमें अगला नंबर ले लो, यानी क्रम से 3 के बाद में 4 आएगा, 4 इंटू 3 12 होगा। क्या होगा? 12। क्लियर? 86 में मेरे वाला मेथड अपना लेना, यानी इकाई वाली अंक के संख्या का स्क्वायर कर दो, इधर ओब्लिक डाल दो, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 8 6 और 2, और इधर मैं चेंज से लिख रहा हूं 8 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और इन सब का गुणा 8 इंटू 12 16 और 9 96, और इधर आ जाएगा आपके 36। अब देखो सिर्फ इकाई का अंक ही अपन को लेना है, बाकी सारी चीजों को उधर ट्रांसफर करते जाओ आप। इधर 6 है, इधर मैं 3 प्लस कर रहा हूं तो 99 होगा, इधर ओब्लिक आएगा, इधर 64, इधर 6 का 6, इधर 9 है, 9 को उधर ट्रांसफर कर दो, इसमें प्लस कर दो, 6 प्लस किए 70, और 3 और प्लस कर दो 73। मुझे प्रॉपर रूप से इस टाइप से आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब एग्जाम में आपको क्या करना, जैसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं जो रिटन टेस्ट होते हैं, उसमें आपको अबाजी गुणनखंड वाला तरीका ही अपनाना है, अन्यथा जैसे कंपटीशन एग्जाम में आपको इस टाइप से फटाफट कर लेना। अब देखो पाइथागोरस त्रिक बस लास्ट है इस क्लास का, उसके बाद में क्लास को समाप्त कर देंगे। ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। पाइथागोरस त्रिक विशेष रूप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। इधर देखो, इधर देखो, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, यानी कोई पाइथागोरस त्रिक में हमेशा एक छोटा परिवार है, 3 सदस्य रहते हैं, 3 सदस्यों में से एक सदस्य, एक परिवार के 3 सदस्यों में से एक सदस्य यहाँ मौजूद है, तो अन्य 2 सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखो
पाइथागोरस ट्रिपलेट हमेशा इस दुनिया में 2m एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 के रूप में रहते हैं। अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो आप हर भी परीक्षा में सवाल को सही नहीं कर सकते हैं। अब देखो 2m है, एम स्क्वायर प्लस 1 है और एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2m हमेशा हमारा पर्सन होगा, 2m हमेशा हमारा पर्सन होगा। अब देखो 2m क्या है, 6 है, नॉर्मल सवाल पे बात कर रहा हूं, यानी 2m क्या है, 6 है। यहां से आप m की वैल्यू निकालो, यहां से आप m की वैल्यू निकालो, यानी m की वैल्यू आएगी 3। अब ये 3 कहां पुट करना, इधर कर दो, देखो इधर 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 और इधर मैं 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 8। मेरे तीनों सदस्य मुझे मिल गए हैं, एक मेरा 8 होगा, एक मेरा 10 होगा, यानी तीनों सदस्य इस टाइप से रहेंगे। आपको 2m एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 को ध्यान रखना, बाकी किसी को ध्यान नहीं रखना है। चलो मैं तो सोच रहा था भाई इस पूरी एक ही क्लास में इसको वर्ग और वर्गमूल को समाप्त कर दूं, लेकिन दो एक्सरसाइज और बच गई हैं, 6.3 और 6.4। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इन पूरी 6.3 और 4 को समाप्त कर देंगे, फिर घन और घनमूल के बारे में विस्तृत अध्ययन करके, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल हम ट्रिक से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ेंगे और एक क्लास में समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने जब जो एक शुरुआती क्लास में आपसे एक रिक्वेस्ट की कि आप उन जरूरतमंद लोगों को ये क्लास जरूर पहुंचाएं, चाहे आप खुद देखो या मत देखो, कोई आपसे बाध्यता नहीं है, आप उन लोगों या अपने सगे संबंधियों को संबंधियों तक जरूर इन क्लास को पहुंचाएं जिनको वाकई में इस क्लास की जरूरत है। एक तो बेसिक क्लियर होगा, एक बायो वाले स्टूडेंट रीट में गणित में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। धन्यवाद, राम राम।